You are currently the only person in this conference.
11:30 क्लासेस के नाम क्लास में लास्ट टॉपिक सेट डिक्शनरी आपने बताया मुझे, है ना? स्ट्रिंग और सेट और डिक्शनरी एंड हो गया, ठीक है। आपको ये बैच वाला है 11:30 का या सुबह 10 AM का? 11:30 नहीं, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी चल रही है, रनिंग में है, और शायद हम लोगों ने आज 11th क्लास होगा, 10 क्लास ऑलरेडी कर ली है। मिस्टर सौरभ चौहान 11:30 द फर्स्ट क्लास, कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये 11th क्लास होगा और 11th क्लास में हम लोग काफी आगे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और क्योंकि वीकेंड की क्लास 1.5 घंटे की होती है तो अच्छा खासा पोर्शन में कंप्लीट कर लिया इस वाले स्टार्टिंग इस टेक्नोलॉजी का। हाँ कंफर्म कर लीजिए, शायद 3:30 टाइम दिया हो या ओके कंफर्म विद हिम। मार्क कर लिया अटेंडेंस अभी, ठीक है, बता दो फिर। मुनेंद्र है ना? रवि, ठीक है, तुम्हारा रवि, और आपका सचिन कर लिया, ऑनलाइन क्लास कर लिया, ठीक है। सचिन कुमार तुमने लगा दिमाग कर दिया अटेंडेंस, ठीक है ना सचिन कुमार ना? डन। ठीक है, क्या मैंने कुछ लाइब्रेरीज के बारे में बात की है आप लोगों से? लाइब्रेरीज के बारे में बात नहीं की ना अभी, है ना? हम लोगों ने कर लिया क्या कवर अपने पास? स्ट्रिंग कलेक्शन कवर कर लिया, लिस्ट ऑफ सैट डिक्शनरी और स्ट्रिंग हमने कपल कर लिया, कलेक्शन, है ना? कलेक्शन के अलावा हम लोगों ने, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट में जैसे इफ एल्स लूपिंग के स्टेटमेंट हो गए, फॉर व्हाइल एक्सेट्रा, वो हमने कवर कर लिए, ठीक है, इतना कवर किया, और ठीक है ये कवर अप कर लिया हम लोगों ने, एंड कुछ बेसिक्स कवर कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो जो टॉपिक रह जाते हैं अब, जो आपको स्टडी करने हैं आगे, जो टॉपिक रह जाते हैं वो रह जाते हैं, फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट आपको करने हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट करने हैं आपको, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। सीक्वल आप लोगों ने पढ़ रखा है, एसक्यूएल नहीं पढ़ा है? जब सीक्वल पढ़ने आओगे तब करवा देंगे फिर कनेक्टिविटी, ठीक है ना? डेटाबेस कनेक्टिविटी रह गई है, उसके बाद उसके यानी कि तीन आपके पास कॉन्सेप्ट हैं, डेटा हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना? फाइल हैंडलिंग से बोलिए, फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग, और एक है ऊप्स के कॉन्सेप्ट, राइट? फिर उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यानी कि एक वीक और चाहिए होगा पाइथन एंड करने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग लाइब्रेरी को स्टार्ट कर लेंगे, जहाँ पे आप लोग डेटा एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं आपके पास। अच्छा, जितना आपने पढ़ लिया उसमें क्या है कि कुछ लाइब्रेरीज के बारे में बता देता हूँ, जो बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है आपके पास। बिल्ट इन लाइब्रेरी मतलब जैसे आपने पाइथन अपने पास इंस्टॉल किया सिस्टम में, तो पाइथन इंस्टॉल करने से आपके पास ऑटोमेटिकली, ठीक है, पाइथन इंस्टॉल किया आप लोगों तो पाइथन इंस्टॉल करने से आपके पास ऑटोमेटिकली वो आ गया, लाइब्रेरी आपके साथ इंस्टॉल हो जाती है। तो उन लाइब्रेरीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से आप लोग चाहे ना तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं VS कोड में काम करना, या एटम में काम करना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट में, या मान लीजिए पाईचार्म में आप काम करना शुरू कर सकते हैं अगर चाहो तो। आइडियली पे लिखना पसंद है तो भी आइडियली पे लिखना कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट दिखा देता हूँ आइडियली का, फिर थोड़ा सा करके देख लेंगे विद द VS कोड, है ना? चलो पहले VS कोड से करते हैं। तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके आप लोग VS कोड इंस्टॉल कर सकते हो। तो VS कोड डाउनलोड करके करोगे ना, तो आपके पास फर्स्ट जो लिंक आएगा,
इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये VS कोड जो आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, ओपन सोर्स है आपके पास। सिंपली आप पहुंच जाएंगे तो मेन वेबसाइट पर code.visualstudio.com पर, और यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आप देखेंगे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। विंडोज के लिए आपके पास डेव, आरपीएम, डेव जो भी उबंटू आपके पास लिनक्स वाला प्लेटफॉर्म उसके लिए, और ये हो गया मैक के लिए, ठीक। तो सिंपली मैं विंडोज के लिए तो विंडोज 10 11 के लिए सिंपल एक क्लिक करेंगे आप लोग और आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, आपके पास स्टार्ट हो गया डाउनलोड, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा इसको, ठीक। ऐसे आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली क्या बोलेंगे, VS कोड डाउनलोड आप लिखेंगे, पहले लिंक पे आप चले जाएंगे, ये वो लिंक है और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस लिंक को चाहो तो यहाँ शेयर कर देता हूँ, गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा इजीली, तो राइट ना, ये आपके पास आ गया। अब ये करने के बाद यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं लाइब्रेरीज के बारे में VS कोड का यूज करते समय। फिर एक दो छोटे मोटे प्रोजेक्ट देख लेते हैं, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको स्टडी करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा वो कैसे कोडिंग प्रोग्रामिंग बैकएंड में काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं VS कोड। ठीक है ना, VS कोड आपने ओपन किया, ऐसे VS कोड स्टार्ट हो जाएगा आपके सिस्टम में, ये रहा आपके पास, और ऐसा एनवायरनमेंट कुछ होगा, ठीक है। थीम आप लोग फाइल में जाके आपके पास ऑप्शन आएगा, या सेटिंग्स में ऑप्शन मिल जाएगा आपको थीम का, देखिए ना लास्ट में थर्ड ऑप्शन है, ये रहा थीम का ऑप्शन, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा, हेलो, हाँ मम्मी मैं तो सेशन में हूँ, नमस्ते, बताइए, बताओ, बोलो बोलो। हाँ, जो अभी डॉक्यूमेंटेशन दिए थे मैंने, हाँ 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 हाँ। स्टेटमेंट, हम्म 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 हम्म। एक, समझ नहीं आई किसका, तुम्हारे साथ का, तो आप आपका फोटो की बात कर रहे हैं। मेरा तो फोटो खींच लेगी यार, मेरा क्या दिक्कत है, आज बाल नहीं कटा है, बाल कटा लूं क्या। अच्छा, बाल कटाने की जरूरत नहीं है तो फोटो खिंचवा लो यार मम्मी, क्या दिक्कत है उसको, उस आदमी को, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में दे दिए, फोटो खींचना चाह रहा फोटो खींच लेगा, इसमें क्या है। तो ठीक है, हम जाते हो तो उसको टाइम दे दो यार, थोड़ा सा उसको टाइम दे दो, या एक काम, लेकिन मैं कल जो है ना, मैंने छुट्टी नहीं ली है, कल मैंने वर्क फ्रॉम होम किया है ना। तो मैं छुट्टी नहीं ली है कल की, कल मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया है, तो मैं घर से काम कर लूंगा। सिर्फ मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी ली है मैंने, ऐसा है। हाँ ऐसा है मेरे पास, अरे वो वीकेंड के बैच होते हैं, वीकेंड में छुट्टी करना थोड़ा सा मतलब ऐसा है, छुट्टी करने का मतलब हाँ लेंदी हो जाता है थोड़ा सा, ये है कि नहीं नहीं, मैं मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा, सुबह ही पहुंच जाऊंगा, मैं बिफोर 10 पहुंच जाऊंगा घर में। हम्म। ना अमरोहा आ जाए वो बंदा यार, जब भी उसे घर बुला लो यार, चाय वाय पे क्या दिक्कत है, उसको बुला लो, उसे कह दो आ जाए भाई, चाय पिला देंगे तेरे को। हाँ। बाकी और चीजें हाँ वो ठीक है, और क्या जो भी है तो ठीक है, कर लेगा। हम्म। तुम दे दो, तुम वो भी दे दो, तुम क्या दिक्कत है, तुम वो भी निकाल के दे दो, मैं भी दे दूंगा वो, ठीक है ना, मैं भी दे दूंगा उसको। और कुछ और चीजें रिक्वायरमेंट हो वो दे दूंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है यार, जो चाहिए तुम दे दो अपने, कुछ स्टेटमेंट कुछ डॉक्यूमेंट आप दे दो अपने, कुछ मैं दे दूंगा डॉक्यूमेंट, हो जाएगा, क्या है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं? नहीं इसमें तो सामने चले जाओ यार, सामने चले जाओ, इसको अमन को भेज दो यार, विकास आ रहा है शाम को। अच्छा शाम को तो आज आज सैटरडे भी है ना। अमन को भेज दो, अभी अमन को भेज दो, मैं चला जाएगा, मुझसे बात कर लेगा, मैं बता दूंगा क्या बात करनी है। अमन से बोल दो मुझसे बात कर लेगा, मैं कब बता दूंगा उसको क्या करना है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है मतलब, हाँ हाँ हाँ, उसको बुला लो, उसको कह दो यार वो नहीं आ रहा, मतलब उसको बुला लो यहाँ को हाँ बस किसी भी टाइम आ जाएगा, मैं मिल जाऊंगा उसको घर पे ही। ठीक है माता श्री, नमस्ते, और कोई बात। चलो फिर मैं कर लूंगा आपको फोन, ठीक, थैंक यू। ये आ गया आपके पास थीम में, तो ये ठीक है। और जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा VS कोड, मैंने VS कोड डाउनलोड करवाया, VS कोड पे किया है काम पहले।
बस तो ठीक है। वीएस कोड ओपन करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको। तो आप यहाँ नई फाइल बनाना चाहते हैं, नया कोई फाइल बनी बनाई ओपन करना चाहते हैं, एक फोल्डर ओपन करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट यू कैन डू हियर, राइट। और ये आपके पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि ये एक्सप्लोरर, फाइल ओपन होने के बाद आपको यहाँ दिखाई दीजिए फाइल के नाम, फोल्डर के नेम। सेकंड, आप यहाँ पे कुछ सर्च करना चाहते हो फाइल फोल्डर, तो यहाँ पे कर सकते हो। थर्ड, आपके पास ये गिट के लिए होता है, मतलब कंट्रोल के लिए होता है, गिट वगैरह ऐसे सेट कर सकते हो, जिसकी जरूरत नहीं है फिलहाल अभी। एंड ये आपके पास डिबगिंग के लिए है कोड में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्सटेंशन। तो जैसे आपको पाइथन यूज करना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं पाइथन। और पाइथन सर्च करने के बाद पाइथन का एक्सटेंशन आपको आ जाएगा। सबसे ज्यादा डाउनलोडेड जो एक्सटेंशन होंगे आपके पास, है ना, जैसे कि डीब वगैरह, ये पाइथन है, इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 230 मिलियन, ठीक है, इतना बहुत बड़ा आप इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास तो अनइंस्टॉल आ रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा सर, इससे तो पाइथन पे आप काम करने लगेंगे, पहला। दूसरा, जब पाइथन में कोड करेंगे तो पाइथन लिखने में आपकी हेल्प करेगा, है ना। ऑटो कंप्लीट कर देगा, प्रेडिक्शन कर देगा, सही वर्ड्स गलत करेक्ट टाइप किया तो गलत सही कर देगा टाइप को, इंडेंटेशन मेंटेन करने लगेगा। ऐसी जो भी आप यूज कर सकते हो। आप लोग जावा यूज करते हैं, आप लोग तो जावा लिखें, आप लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट लिखें, आप लोग वट एवर यू वांट यू कैन डू। तो सिंपली हमें यूज करना पाइथन, पाइथन को इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। पाइथन के बाद जाकर के हम लोग इसमें यूज करेंगे जुपिटर स्पेस नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक भी आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे बाद में, है ना। बट अभी ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। अभी सिंपली क्या सर्च करेंगे आप लोग, सिर्फ पाइथन। और पाइथन सर्च करके पाइथन में आपके पास 230 मिलियन वाला जो है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे सिस्टम में, डीबगर नहीं, पाइथन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है ये, आराम से कर लेना, ये हमारे पास है ना। फाइलेंस, पाइथन बारमैट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, से पाइथन पाइथन कर लेना, एवरीथिंग विल गेट राइट। कुल ये इंस्टॉल करने के बाद हमें बस यहाँ पे काम करना है एक्सटेंशन, वो दूसरा काम करना है फाइल में, बाकी कोई ऑप्शन काम का नहीं है हमारे, दो चीजें करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करना है तो आप लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो मैंने एक फोल्डर आपको बना रखा है 1130 के नाम से। ओपन फोल्डर पे क्लिक किया मैंने यहाँ से, या फिर फाइल में जाके यहाँ पे क्लिक किया ओपन फोल्डर मैंने। और यहाँ से आपका फोल्डर ढूंढ लूंगा, वेयर इज द फोल्डर। तो आपका फोल्डर वीकेंड, वीकडेज, वीकेंड में 1130, ये रहा पाइथन 1130। देखो जैसे सिलेक्ट फोल्डर किया मैंने, फोल्डर सिलेक्ट होकर आ जाएगा यहाँ पे कि आपके पास ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर 10 फाइल आपके हैं, क्योंकि 10 क्लासेस हम दे चुके हैं, राइट ना। ये इधर से चार्ट ओपन हुआ है, तो हियर आई कैन टाइप लाइक, ये मेरा एजेंट है ना। तो ये एजेंट है कोपायलट, और कोपायलट मेरे लिए कंप्लीट करके दे देगा कोड। तो इसको अभी हम यूज नहीं कर रहे, इसको हम लोग सिंपली अभी बंद कर देते हैं इसके अंदर यहाँ से, ठीक है। और अभी हम खुद से कोड करेंगे, कोपायलट हम लोग यूज नहीं करें, इसको मैंने शांत कर दिया। और हम लोग यहाँ पे खुद से कोड करेंगे अपना, ठीक है। जब लोग कोई एआई एजेंट को यूज करेंगे, आप लोग को पायलट को, या वट एवर यू वांट, राइट, जब कोड करेंगे तो वो आपको कोडिंग में हेल्प करता है, कि आपका जो कोड है ना उसे ऑटो कंप्लीट कर देता है, ऐसे चलता है आपके पास में, ठीक है। हालांकि जो मैं आपको बता दूं कि जो एआई है, एआई टूल जो है ना, वो बहुत ज्यादा अभी है नहीं इतने अच्छे खास। और अगर है भी, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग जीपीटी 5.5 यूज करते हो, ठीक है ना, और या फिर आप लोग इस क्लाउड यूज करते हो, तो बहुत अच्छा काम करते हैं और आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं कोड प्रोग्रामिंग करने में। इवन आपका जो आपके ऑफिस में भी अगर मतलब रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्ट को करके, तो आप स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है ना, आराम से खुद से, वो आपकी हेल्प कर देगा। लेकिन हालांकि पॉसिबल बहुत मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो आपके पास ये अच्छे मॉडल्स होते हैं, जो एआई टूल्स होते हैं अच्छे मॉडल, ये बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, है ना। मोस्टली एपीआई कॉल पे काम करते हैं, और एपीआई कॉल से हम लोग टोकन बाय करते हैं। अगर टोकन की मैं आपको कीमत बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन है ना, टोकन बताऊं तो जैसे मान लीजिए मैंने क्या सोचा कि ओपन एआई की हम लोग जो है ओपन एआई के टोकन्स को बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ओपन एआई के टोकन्स यानी कि जीपीटी 5 के हम लोग टोकन बाय करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जनरल वाइट 18, क्या बात है, वैकेंसी निकली हुई ओपन एआई में, अप्लाई कर दो। देखो ये तो बिजनेस वाली तो एआई टूल का यूज है आपके पास, जो एआई टूल जैसे आप यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, तो उसके अंदर आपको जो मिलता है ना, आपको वो मिलते हैं 1000 टोकन आपको मिलते हैं, जनरेट मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉल के अंदर। लेकिन आपका काम बनता नहीं है, जब आप लोग जो है वो उसके अंदर यूज करना चाहते हो तो आपको एपीआई यूज करनी पड़ती है। मैं सिंपली चैट जीपीटी पे जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि व्हाट इज ओपन ओपन एआई एपीआई प्राइस, ठीक है ना। ये हम सर्च कर रहे हैं, तो ओपन एआई की जो प्राइसेस हैं आपके पास, वो ये रही आपके पास, जीपीटी 5.5 और प्रो, ये आपके पास है ना। यहाँ आपके पास 1 मिलियन टोकन्स के $5, और यहाँ 5.5 प्रो जो है उसमें आपके पास $30
लगते हैं एक करोड़। ये इनपुट टोकन है जो आप लोग दे रहे हैं। जब आउटपुट आ जाए तो आउटपुट में मिनिमम $30, 1 मिलियन टोकन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, राइट। टोकन्स का मतलब होता है इतने वर्ड्स, ठीक है। या कोडिंग आप करें तो कोड करने के लिए आप कुछ वर्ड्स लिखेंगे ना, तो टोकन्स होते हैं वर्ड, तो उतने वर्ड्स मतलब इतना आपको मिलेगा। तो जनरल पर्पस एआई कोडिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, और आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग अगर चाहिए आपको, तो $180 पर 10 लाख। अब देखिए 10 लाख टोकन्स में आपको बताओ, ये 1 मिलियन टोकन्स बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको बताऊं। जब चैट जीपीटी यूज करना शुरू करते हैं और आपको पता है एक सर्च में आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता, आपको अपने प्रॉम्प्ट को 2-3 बार तो ठीक करना ही पड़ता है, तब आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है कहीं जाकर। तब तक वो 3 से 4 हजार टोकन जनरेट कर चुका होता है, ये आपको 10 लाख मिलता है, ठीक है। तो एक दिन में इतने टोकन यूज करना बहुत आराम से आप कर लेंगे। $30 पर डे आराम का आप खर्च कर सकते हो, इतने टोकन आप खर्च कर दोगे। और $30 का मतलब है 3,000 रुपए, है ना। 100 रुपए का तो हो गई $1 के आसपास, एवरेज नहीं तो 3,000 रुपए पर डे का आप खर्च, यानी कि एक एम्प्लॉय खर्चा 3,000 रुपए का पर डे आ गया मंथली। 3 3 9, 90,000 रुपए, है ना। इतना आपका सैलरी भी ना हो चाहे कंपनी के अंदर, लेकिन इतने रुपए आप सिर्फ एआई टूल पे खर्च कर देंगे। सोचिए 90,000 रुपए अगर खर्च ना करें एआई टूल पे, आप ही को एज ए सैलरी दे तो ज्यादा बेटर है ना, राइट। तो वो भी ज्यादा यही सोचते हैं बेहतर कंपनी। तो कंपनी बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे आपको एआई टूल यूज करने के लिए नहीं देती, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। मान लीजिए पावर बीआई डेवलपर की बात करें, बीआई डेवलपर स्टार्ट करता है तो कितने से स्टार्ट कर लेगा आपके पास, 15,000, 20,000, 25-30,000 से शुरुआत करेगा, ठीक है ना। इसके अंदर अगर वो एआई टूल को यूज करना चाहता है, कि वो चाहता है कि चलो एआई टूल यूज करके उसे बिल्ड करते हैं, ताकि जो कि बहुत अच्छी चीजें नहीं करके देगा आपको, कुछ डैशबोर्ड और कुछ इंसाइट छोड़ के उसके ऊपर क्या है कि बना के दे देगा आपको ग्राफ मॉडलिंग। ये आपके पास कोपायलट का ऑप्शन है, ठीक है, आप इसे एक्टिव करेंगे। इसके अंदर जो भी आप रिपोर्ट डैशबोर्ड बनाते हैं उसको अपलोड करने के लिए, उसको लाइव रखने के लिए, डिप्लॉयमेंट करने के लिए, ताकि टीम के साथ शेयर कर सके, इसके अंदर $1,400 का प्लान होता है, जो कि 1,500-1,600 बैठ जाता है टैक्स वैक्स लगाने के बाद। तो दिस इज इजी, आराम से लिया जा सकता है, 1,500-1,600 पर मंथ का खर्चा है। लेकिन अगर एक कोपायलट यूज करना है तो उस कोपायलट के लिए मिनिमम फैब्रिक खरीदना पड़ता है, और एक फैब्रिक जो सबसे छोटे लेवल का फैब्रिक है उसकी जो कीमत है वो है $22,000 पर मंथ। मतलब ये एवरेज है 22,000, तो 22 से 30,000 के बीच आएगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो 22 से 30,000 के बीच आएगा। और अगर इसके अंदर फिर हम लोग जीएसटी टैक्सेशन जब जोड़ेंगे हम लोग, तो आपके पास ओवरऑल दोनों प्लान मिला करके 30,000 के अराउंड बैठता है। सोचिए इतनी तो सैलरी नहीं है एम्प्लॉय की हमारे, हम 30,000 सिर्फ एआई में यूज कर देंगे, है ना। कंपनी नहीं देती, ठीक है। हम लोग सिखा देते हैं थोड़ा सा बेसिक लेवल का कैसे यूज होते हैं एआई टूल्स हमारे इसके साथ, लेकिन असल में वो कंपनीज उनको ब्लॉक रखती है ना। आप फ्री वाले भी यूज नहीं कर पाते। फ्री वाले पहली बात तो ये है कि वो आपको एक्यूरेसी के नाम पे सब जीरो है, ठीक है। और लॉन्ग मेमोरी आती नहीं है उनके अंदर, ठीक है। 4 से 5 ज्यादा क्लासेस यूज कर नहीं सकते वो लोग, इतने ज्यादा मेमोराइज नहीं कर सकते। और आप एक प्रोजेक्ट में 30-30 हजार क्लासेस बनाते हैं, कैसे याद रख लेगा वो। अब इतना बड़ा अगर लेवल पे चाहिए तो आपको 5.5 प्रो वर्जन से भी ऊपर का चाहिए, जो कि है नहीं अभी अवेलेबल, लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो जो एआई टूल्स है ना इतने कॉस्टली होते हैं कि एआई टूल ज्यादा यूज करने को आपको मिलते हैं नहीं कंपनीज की तरफ से, ठीक। मतलब बहुत सीनियर पर्सन है उसको मिल जाएंगे, वो भी लिमिट लगा के। माइक्रोसॉफ्ट ने प्लान किया एआई टूल्स लेते हैं, तो उसने क्लाउड को ले लिया, क्लाउड को हायर कर लिया, क्लाउड के एपीआई कॉस्ट को लगा दिया और सभी सिस्टम्स पे दे दिए। उन्होंने एक साल का बजट डिसाइड किया कि हम एक साल में कितना पैसा क्लाउड को देंगे। वो बजट यकीन मानिए 3.5 महीने में खत्म हो गया। अब बच्चे वो 8.5 महीने क्या करेंगे एम्प्लॉय, बिना एआई के काम करना पड़ेगा, या फिर कंपनी क्या करे फिर से उस पैसे को लगाए। तो वो पैसा अगर दोबारा भी लगा देते हैं उतना ही बजट फिर से, तो वो बजट 2 बार और लग जाएगा, एक साल में 3 साल का बजट खत्म। इससे अच्छा यार ये पैसा ले दे देते ना, तो यार नए एम्प्लॉय हायर कर लेते। एम्प्लॉय हायर करना आसान है एआई टूल बाय करने से, ठीक है। कैसे पता चलता है, ऐसे पता चलता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, एआई टूल सस्ते कर दो। एआई टूल का रेट गिरा दिया जाए तो सस्ता कर देगी तो बढ़िया हो जाएगा ना, ठीक है। उस पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो एआई टूल्स है, मान लीजिए व्हाट इज दी, देखिए एक बड़े डेटा सेंटर की जरूरत पड़ती है आपको एआई टूल्स चलाने के लिए। इवन अगर आपको यहाँ भी बनाना है ना एक एआई टूल्स के लिए बनाना है, तो एक छोटा मोटा सर्वर आपको बनाना पड़ेगा, है ना। और मैं आपको आइडिया देता हूँ कि कितना हो सकता है। तो व्हाट इज दी कॉस्ट ऑफ ए डेटा सेंटर, तो हम लोग हर तरफ का देख लेंगे कि कितने कितने डेटा सेंटर के लिए कितना आपके पास बनता है, ठीक है ना। तो बड़ी द कॉस्ट ऑफ डेटा सेंटर देखिए, अगर आप स्मॉल साइज बनाना चाहते हैं जिसमें 10 से 50 रैक होंगे केवल, उसमें 1 मिलियन से लेकर $10 मिलियन यानी कि 8 करोड़ से लेकर 85 करोड़ तक का खर्चा आ सकता है। कौन बनाएगा यार, है ना। अच्छा ये कंपनी लेवल सबसे छोटा साइज का है। अगर आप लोग जो यूज करते हैं जैसे AWS एज्योर यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का जीसीपी यूज करते हैं, ओपन एआई चला रहे हैं जैसे कि, है ना, ये खुद चला रहे हैं अपना। इसमें कितना 10,000 से भी ज्यादा रैक लगती है। $1 बिलियन से 20 बिलियन यानी कि 8500 करोड़ से लेकर के 1,70,000 करोड़ तक का भी खर्चा आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एवरेज ड्यूरेशन क्या होती है आपके पास में, क्या रहता है आपके पास एक डेटा सेंटर की कॉस्टिंग। इसकी कॉस्टिंग लगभग $700 मिलियन के आसपास रहती है एक डेटा सेंटर की, ठीक है। अब बात आती है इनकम की, जो इस टाइम पे है वो है $100 मिलियन।
अगर $100 मिलियन एक साल में आता है और $700 मिलियन लगा है तो कितने साल लगेंगे रिकवर करने में पैसा? 7 साल, है ना? वो 7 साल सबसे मतलब वो $7 मिलियन जो 700 जो बता रहा हूँ सबसे कम है आपके पास, ठीक है ना? रेट अगर जल्दी पैसा रिकवर करना है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब कस्टम माइक्रोसॉफ्ट जैसा क्लाइंट भाग गया तो सोचिए छोटी मोटी कंपनी तो क्या ही उसे बाय कर सकती है, रेट बढ़ा नहीं सकते, लेकिन घटा दिया तो सोचिए जो 100 मिलियन आ रहा था वो भी आना बंद। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा घटाने से रेट अगर कुछ कस्टमर बढ़ भी गए, ठीक है, कुछ बढ़ भी गए तो जितना घटा है उतने ही तो बढ़ पाएंगे, हर कोई फिर भी बाय नहीं कर पाएगा, बहुत कॉस्टली है। तो ओवरऑल इसकी रिकवरी बहुत स्लो है आपके पास। तो डेटा सेंटर ऑटोमेटिकली क्या है बंद होने की कगार पे है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के आपके पास इंडिया में 3 थे आपके पास, एक नॉर्थ में थे, एक साउथ में था और एक सेंट्रल में है पुणे के अंदर। नॉर्थ वाला साउथ वाला उन्होंने कम कर दिया, बहुत छोटे रैक्स में बहुत छोटे लेवल पे रहने दिया, 90% सर्विसेज खत्म कर दी। अब जो चलता है वो पुणे वाला चलता है, सेंट्रल वाला, ठीक है नहीं? बाकी दो तो उन्होंने कमी कर दी, तो कहाँ से चलाएंगे? चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है कहाँ से रिटर्न होगा उनके पास, ठीक है? पैसा डबल करने के लिए इतनी सारी चीजें आप लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना? बिटकॉइन में आप लोग जाके ट्रेड करा सकते हैं, उसमें क्रिप्टो करेंसीज में। अब यहाँ 7 10 10 10 साल अगर रिकवर करने में लगेंगे पैसे तो इतना तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, यहाँ रिकवरी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये बहुत कॉस्टली है आपके पास, ठीक है? और पता नहीं अभी कैसे काम चलेगा, कुछ कह नहीं सकते अभी। एआई है तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत कॉस्टली है, महंगा बहुत है, ठीक है ना? मतलब एम्प्लॉय ज्यादा सस्ता दिखाई दे रहा है कंपनीज को इसके अकॉर्डिंग। देखिए ये आपके पास है बहुत अच्छा खासा, मतलब कि खर्चा आता है इसके ऊपर, और ये बहुत ही एक छोटा 100 रैक की हम लोग बता रहे हैं कि 100 रैक बनाने में 100 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट पड़ा जाता है 100 रैक बनाने के लिए एक डेटा सेंटर की, है ना? तो एक छोटा सा आप लोग जो है ना इसके अंदर एक मतलब एक एलएलएम मॉडल चलाने के लिए भी बहुत छोटा है, तो ठीक है, अच्छा खासा कॉस्टली आपके पास बैठता है ये आपके पास है। तो इसलिए मैंने ओवरऑल बता दिया कि एआई टूल पे ज्यादा आप लोग फोकस नहीं कर सकते। एआई टूल का ये नहीं पता कितना टाइम है इनके, ये कितनी लाइफ है इनकी, राइट ना? और कंपनी आपको देगी या नहीं देगी आपको, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, ठीक है? चलो वापस आते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ आपके पास day11.5, मैंने एक फाइल बना day11 के नाम से, और यहाँ हम लोग कोड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ आप लोग जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था ना, उस एक्सटेंशन के अंदर आप लोग जो है ना यहाँ पे कर सकते हैं रन। एक रनर होता है आपके पास, रनर ऐसे सर्च करेंगे रनर, कोड रनर, और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना, ठीक है? या फिर ये एक रनर है आपके पास, कई रनर है आपके पास, तो इनमें से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। रनर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में, इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको ऐसे रन करने का बटन आ जाएगा, ठीक है? जहाँ से आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो छोटा सा विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपके पास, इसको कोर्स को रहने दो, ये आपके आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया है अभी, ये प्रोग्राम रन हुआ आपके पास day11 और कोई आउटपुट अभी नहीं आया, राइट ना? जब आप बोलेंगे यहाँ पे कि प्रिंट कर दीजिए व्हाट, प्रिंट कर दीजिए आपको हेलो को, ऐसे किया आपने और यहाँ से रन बोला तो देखिए यार आउटपुट आ गया, ठीक है? इस तरह रन अप्रूव कर लीजिएगा तो रनर से आपको यहाँ पे आउटपुट का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा ये है कि जहाँ आप लोगों ने फाइल बनाई है, ये आपका फोल्डर है ना, इस फोल्डर के अंदर आप लोग जो है वो ओपन कर सकते हैं किसको, किसी फोल्डर के अंदर ओपन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी आपको फाइल रन करानी है उसके अंदर लिखेंगे पाइथन स्पेस day11 डॉट, पाइथन स्पेस फाइल का नाम, पाइथन स्पेस फाइल रन किया, उसका क्या आउटपुट आ रहा है आपके पास, ठीक है ना? ऐसे करके आप लोग उसको रन करा सकते हो, तो आप ऐसे रन कर सकते हैं, दिस इज द वे, ठीक है? ये एक तरीका हो सकता है, आप ऐसे रन कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आप लोग वहीं से रनर डाउनलोड करके उसमें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखा दूंगा, ये आप लोग कर लीजिएगा। एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल पे ऐसे ही काम होता है, ठीक है? चलो VS कोड पे वापस चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ हम लोग आज डिस्कशन कर लेते हैं अपना लाइब्रेरीज के बारे में। तो मैं यहाँ से बिल्ट इन लाइब्रेरीज आपको बता रहा हूँ, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे बिल्ट इन लाइब्रेरीज, ठीक है ना? बिल्ट इन लाइब्रेरीज हम लोग देख रहे हैं। बिल्ट इन लाइब्रेरीज में देखिए क्या होता है आपके पास, कैसे काम करता है बिल्ट इन लाइब्रेरी। जैसे कि आप लोगों ने अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल किया, पाइथन इंस्टॉल करते ही पाइथन इंस्टॉल करने पे आपके पास जो है कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाती है। लाइब्रेरी क्या होती है देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए जब आप लोग प्रिंट यूज करते हैं इसके अंदर, तो प्रिंट, मैक्स, मिन, लैन, इनपुट, फ्लोट, इंट, ये फंक्शन मैंने आपको बताया। इन फंक्शन को आप लोग डायरेक्टली अपने सिस्टम में यूज कर लेते हो, बस फाइल खोली उसमें लिखना शुरू कर दिया, वो यूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है? लेकिन हर फंक्शन ऐसे ओपन नहीं होता कि आप डायरेक्टली यूज कर ले। उन फंक्शन को, उन फंक्शन की डेफिनेशन को एक फोल्डर में रखते हैं, ताकि जब आपको जरूरत हो तो आप उस फोल्डर को कॉल करें, उस फोल्डर के फंक्शन को फिर यूज कर ले। फोल्डर में रखते हैं, उन फोल्डर को आप लोग बोलते हैं लाइब्रेरी, ठीक है? तो मेरे पास जैसे कि अलग अलग फंक्शन है, तो मैं अलग अलग फंक्शन के अलग अलग फोल्डर को कॉल करके उन्हीं फंक्शन को यूज करता हूँ, ये मेरा तरीका होता है। क्यों ऐसा करते हैं सर?
देखिए जब फंक्शन ओपन रहेंगे आपके पास है, जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंट हेलो लिखा, एक सिंगल लाइन है प्रिंट हेलो, ठीक है, कितना ही वेट होगा इसका, छोटा सा कोड लिखा है ना, बेसिकली वो एक लाइन का कोड नहीं उठाएगा, जितने भी ओपन फंक्शन है उन सबका कोड उठा लेगा, उनका वेट उठा लेगा, ठीक है, तो प्रोग्राम हैवी बनेगा। अब सोचिए जितने फंक्शन है सारे के सारे ओपन कर दिए जाए तो एक हैवी फंक्शन, एक हैवी आपके फाइल बनेगी, है ना। अब इसे मान लीजिए आप लोगों को, हम दोनों को एक प्रोजेक्ट मिला, आप लोगों को मिला, एक मेरे को मिला, हम दोनों को एक सेम गेम प्रोग्राम करना था, गेम बनाना था, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना था, वॉट हमने बना दिया, मैंने प्रोग्राम तैयार करके दिया, मैंने कहा मैं 10 लाख में पीसी आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा, ठीक है, आपने भी बना दिया, आप बोले 15 लाख में दे दूंगे, ठीक है, आप महंगा बेचना चाह रहे हैं कंपनी को। मैंने 10 लाख का बनाया, लेकिन जब मैंने बनाया तो उसका जो वेटेज है वो है 5 GB का, सॉफ्टवेयर कितने जीबी का है, 5 GB का। अब 5 GB का सॉफ्टवेयर, तो कंपनी को क्या चाहिए, एक अच्छा इंफ्रा चाहिए, 16 से 32 GB रैम होनी चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क होना चाहिए, उसका प्रोसेसर i7 होना चाहिए, 9 जनरेशन होना चाहिए, राइट। जो आप लोगों ने बनाया वो आप लोग 15 लाख का दे रहे हैं, लेकिन वो है आपके पास 50 MB का, 60 MB, 100 MB से भी नीचे, ये 100 MB का दे रहे हैं आप लोग लगभग, मैं 5 GB और आप 100 MB। 100 MB के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन में काम डुअल कोर पे भी चल जाएगा, आई थ्री का छोटा सा 4-5 GB 8 GB के सिस्टम पे भी वो रन हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। कंपनी किसको बाय करेगी, मैं सस्ता दे रहा हूँ, नहीं, वो आप ही लोगों को बाय करेगी, आप उसे डबल छोड़िए, 3 से 4 गुना भी पैसा देंगे तो आप लोगों को बाय करेंगे, क्यों भाई, कस्टमर की डिमांड है ना, कस्टमर की, कस्टमर मेरे कितने कस्टमर होंगे, कितने लोग इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन का पीसी चलाते होंगे, ठीक है नहीं, और आप जो जो आपने बनाया उसके लिए हर आदमी के पास वो अवेलेबल होगा, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन पे भी चल जाएगा आपके पास, तो नंबर ऑफ कस्टमर कहाँ से मिलेंगे उसे, आपके सॉफ्टवेयर से, बिक्री कैसे होगी उसके पास, आपके सॉफ्टवेयर से, मेरे के लिए तो पहले वो खुद ही संभाल ले अपना सर्वर बना ले, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे इन चीजों का डिपेंड करता है, तो इसलिए हम लोग सारे फंक्शन को कहाँ रखते हैं, एक फोल्डर के अंदर रखते हैं, ठीक, जैसे कि रैंडम एक फोल्डर है आपके पास, मैथ एक फोल्डर है आपके पास, स्ट्रिंग एक फोल्डर है आपके पास, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ की, ठीक है, तो मैथ लाइब्रेरी की बात करूँ कैसे यूज होती है, तो आप लोग सिंपल कैसे यूज करते हैं लाइब्रेरी को, कैसे फोल्डर लेके आते हैं, आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं और लाइब्रेरी का नेम लिख देते हैं, जैसे आपने लिखा कि इंपोर्ट कर दीजिए, जैसे आपने लिखा कि इंपोर्ट कर दीजिए किसको, मैथ को, तो अब मैथ वाले फंक्शन सारे यहाँ पे आ गए, पहले नहीं थे अब आ गए। अब ये प्रिंट, अब बोलेंगे कि देखिए ऐसा है, मैथ से बोलेंगे मैथ डॉट, और कुछ भी आप बोल सकते हैं, कॉस की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, पाई की वैल्यू निकालनी है, पाई कितना होता है आपके पास, हम कह रहे थे पाई 3.14 होता है ना, आ रहा है 3.141, ठीक है नहीं, तो वन लगा, ऐसा आप कर सकते हैं। प्रिंट आप लिखेंगे कि मैथ डॉट, अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्यूब निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए आपको फंक्शन पावर लिखा आप लोगों ने, बोले काम करो 5 की पावर 3 लगाओ, 5 की पावर 3 मतलब कितना हो गया, 125, तो आ रहा है मेरे को, मेरे को प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, आपने बोला कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट निकालना है, तो SQRT आपने लिख दिया यहाँ पे, ये रहा आपके पास, आपने बोला 99 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपके पास, 3 होगा, ठीक है। फैक्टोरियल अगर आप जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैथ डॉट फैक्टोरियल, हम मैंने आपको प्रोग्राम बनवाया था फैक्टोरियल निकालने के लिए, यहाँ पे लिखा 5 5 का कितना होता है, 120, ठीक, तो ऑटोमेटिक काम करने लगा, ये आपके पास क्या, ये फंक्शन है, कुछ बात किया, और भी फंक्शन होंगे आपके पास, आप इस तरह यूज कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं लिखा ना इम्पोर्ट मैथ, इंपोर्ट मैथ लिखते ही आपके पास मैथ के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे आपके पास, उन सबका वेटेज यहाँ आ गया, यहाँ पे लिखा मैथ डॉट, और देखिए इतने सारे फंक्शन आपके पास, इतने सारे फंक्शन आपके पास मैथ के अंदर, तो इस सबका लोड यहाँ आ गया। और मुझे क्या यूज करना है, केवल फैक्टोरियल फैक्टोरियल यूज करना है, तो जरूर नहीं आप ऐसे करना, आप ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम लाइब्रेरी का नेम, और वहां से मुझे इंपोर्ट करना है केवल क्या, ये वाला मेथड, उस मेथड का नेम, जैसे मुझे तो केवल क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है और फैक्टोरियल, बस 2 चीजें करनी, बाकी जरूरत नहीं है मेरे को कुछ भी, तो मैं बोलूंगा कि फ्रॉम मैथ लाइब्रेरी आप इंपोर्ट कर लीजिए, एक तो स्क्वायर रूट और एक यूज कर लीजिए, एक आप इंस्टॉल कर लीजिए क्या, फैक्टोरियल, तो सिर्फ इन दोनों का ही वेटेज आया, बाकी का नहीं आया, है ना। और अब मेरे को जरूरत नहीं है मैथ डॉट लिखने की, अब तो वो इंपोर्ट हो चुके हैं, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट, और उसमें लिख दूंगा 16 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4 आ जाएगा आपके पास, आ रहा है ना, डायरेक्ट चल जाएगा। या प्रिंट आप लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लिया मैंने, और यहाँ बोल दिया 5 और 5 को रन किया आप लोगों ने, तो आ जाएगा आपके पास 120, राइट। लेकिन अगर आप बोलने लगे कि प्रिंट करके दिखाओ और मुझे पावर निकाल के दिखाओ, पाओ कि 2 की पावर 5 तो 32 होता है, पाओ तो ओपन बिल्ट इन फंक्शन है, इससे पहले जो साइन हम दे दिया, ये एरर दे देना आपको, है ना, कि साइन इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर कि भाई मैथ लाइब्रेरी से काम करो, साइन को भी ले लो, ऐसा लिख देते हैं,
तो साइन की साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, और डिग्री में नहीं तो रेडियन में है फिर, तो साइन 45 का वैल्यू हो गया 0.850। ठीक है, और मैंने यहाँ साइन नहीं लिखा तो साइन क्या है आपके पास नॉट डिफाइन, यानी कि ये यहाँ पे नहीं आ रहा, तो वेट नहीं ले रहा होगा, है ना। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बता सकते हैं कि इट विल नॉट वर्क। नथिंग दिस वीक। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात ऑनलाइन। ठीक है, ऐसे आपके पास होता है एक रैंडम लाइब्रेरी, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि इम्पोर्ट रैंडम, और रैंडम को यूज कर सकते हो। आप लोग प्रिंट लगा सकते हो, इसके अंदर बोल सकते हो प्रिंट के अंदर कि मेरे पास जो लाइब्रेरी है वो है रैंडम, रैंडम के अंदर से एक मेथड कॉल कर दो, कौन सा वाला, रैंडम ही मेथड कॉल कर लो। तो रैंडम जो आपने कॉल किया, तो रैंडम क्या करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू को प्रिंट कर देगा, 0 से लेके 1 के बीच में। रन किया तो आपके पास आ रहा है 0.7392, है ना। एक बार रन किया, अभी आ रहा है 0.303, 0.64, 0.56, 0.81, 0.44, 0.23, ऐसे आता रहेगा, राइट ना। तो 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है, 0 से लेके 10 के बीच में है, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दो। 0 से लेके 100 के बीच में है, मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दो। 0 से लेके 1000 के बीच में है, मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख दो। देखिए 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 2 के बीच, 10 के बीच में, 100 के बीच में, और ये 1000 के बीच में, रैंडम नंबर सारे। ठीक है ना, ये सब रैंडम नंबर आपके पास। ठीक है, ये 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 10 के बीच में, ये 0 से 100 के बीच में, और 0 से 1000 के बीच में, ऐसे करके आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, अभी पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है आपके पास, राइट ना। अब मान लीजिए आपको तो क्या है कि यहाँ पे आपने सोचा कि मेरे को तो फिक्स नंबर चाहिए कुछ, है ना, और पॉइंट में नहीं चाहिए, ऐसा करके तो आप इम्पोर्ट रैंडम लिखने के बाद रैंडम लिखने के बाद यहाँ आप लोग बोल सकते हैं कि प्रिंट करिए रैंडम डॉट, इसके अंदर होता है आपके पास रैंडम इंटीजर INT। अब मान लीजिए हम लोग एक गेम बना रहे हैं छोटा सा, और गेम बना रहे हैं लूडो वाला। ठीक है, तो लूडो आपने बोला यहाँ पे 1,6, तो एक रैंडमली एक नंबर जनरेट करके देगा, कहाँ से 1 से लेके 6 तक। ये रेंज की तरह काम नहीं करता, एक कम एक ज्यादा ऐसा कुछ, 1 से लेके 6 तक काम करेगा, 1 और 6 दोनों इंक्लूड होते हैं। आपने इसको रन किया, गेम प्ले करा, डाइस प्ले, डाइस में कितना आया, 3 आया। ऐसे आपके पास अगली बार 4, 3, 6, 6 भी आ गया, देखो, है ना। 2 बार कंटिन्यू किया, आता है आपके पास 2, 5, एक एक भी आ गया, है ना। रियल लाइफ में कम आता है, लेकिन यहाँ जल्दी आ गया 6 भी और 1 भी। ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। या फिर मान लीजिए आप लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया, और उसके लिए आपको अपने क्लाइंट के लिए क्या है कि एक OTP वेरिफिकेशन दिखाना है, 4 GB, 4 नंबर का OTP जाना चाहिए। तो 4 नंबर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 1000। 4 नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 9999। इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, तो हमेशा किस नंबर की कितने डिजिट की आएगी, 4 डिजिट की आएगी। तो हमेशा 4 डिजिट का आपको OTP मिलता रहेगा, जैसे 1518 3123 1867 5758। अगर आपके पास 10 GB 6 डिजिट का OTP करना होता तो क्या करते, 1 लाख मिनिमम वैल्यू, 9,99,999 इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और आपके पास आना शुरू हो जाता है, देखिए 6 डिजिट का, राइट। तो आपको जो वैल्यू आ रही है कैसे आ रही है, आपको रैंडम वैल्यू जनरेट होनी शुरू हो गई। ठीक है, बताओ समझ में आई ये बात। ऑनलाइन क्या बोलते हो, समझ में आ गई आप लोगों को। अरे हाँ ना, मे भी कुछ बोल दो यार। डन, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे एक नंबर गेसिंग गेम बनाना है, नंबर गेसिंग गेम, कि हम लोग नंबर गेस करेंगे, उसके हिसाब से मुझे एक गेम बनाना है। तो देखिए नंबर गेम गेसिंग गेम कैसे बनेगा, मैंने किया इंपोर्ट कर लिया आपको रैंडम। ठीक है, और मैंने कहा प्रिंट करके दिखाइए मेरे को रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर 1,10। तो 1 से लेके 10 तक की कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा। जैसे अभी क्या जनरेट करा इसने 3, अगली बार क्या जनरेट किया इसने 3, एंड अगेन इसने किया 6, राइट। इसको प्रिंट नहीं कराते हैं अपन, प्रिंट नहीं कराते, इसको क्या करते हैं, इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मैंने स्टोर कर लिया, है ना। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो एक वैल्यू जनरेट होगी, कहाँ गई होगी, नंबर में। मैंने प्रिंट तो कराई नहीं, तो मुझे पता है कितनी है वो वैल्यू, नहीं पता अभी, लेकिन मुझे क्या करना है, गैस करना है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं,
मैंने कहा है काम करते हैं कि यूजर से मांगते हैं इंट और उसमें पास करते हैं इनपुट और उसमें लिख दिया गैस ए नंबर, कि एक नंबर गैस करो। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, और आप ये चेक करके बताना इफ क्या n बराबर आ गया है नंबर के जो गैस किया था आपने उसके बराबर आ गया। अगर आ गया तो ये बोलेगा कि आप जीत गए, यू विन, यू गैस राइट, आपने सही गैस किया। ठीक है, मैंने इसको रन करता हूँ, मैंने यहाँ रन किया, रन करने पे बोल रहा है कि नंबर एक गैस करो 1 से लेकर 10 तक। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कितना करे 4, वो लिखा, एंटर किया तो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब मैं गैस सही नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छा क्या एक बार में थोड़ी गैस कर लूंगा, 10 नंबर है तो मुझे 3-4 चांस तो मिलने चाहिए ना गैस करने के लिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि देखो जी इसको एक काम करो, इसको मैं एक लगा लिया व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप लगा लिया और ए की वैल्यू रखी 1 और मैंने बोला जब तक कि ए की वैल्यू छोटी है किससे, 4 से और बराबर नहीं थी तब तक चलेगा। मतलब ये कितनी बार चल सकता है लूप, 4 बार चलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू हर बार एक बढ़ रही है। तो मुझे 4 चांसेस मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर एक बार भी जीत गया तो यू विन दिखाएगा और विन दिखाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से वहीं रुक जाएगा। मतलब नहीं आई बात समझ में, है ना। लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार, 4 बार चलेगा। मैंने जो गैस करा उसको चेक करेगा ये बार हर बार, है ना। लेकिन नंबर जो गैस करना है उसको भी तो अंदर रखेंगे ताकि हर बार एक गैस करवाए, राइट ना। ये आपके पास आ गया, तो अगर आ गया आपके पास तो ठीक, ब्रेक हो जाएगा, वरना ऐसे आके बोलेगा कि भाई ट्राई अगेन, है ना, ट्राई अगेन, ऐसा। एंटर करते हैं आप लोग, इसको रन कराते हैं आप लोग। आ रहा है नंबर, मैंने बोला 4, एंटर किया, ट्राई अगेन आ रहा है। नंबर 3 ट्राई अगेन आ रहा है। नंबर 9 ट्राई अगेन आ रहा है। नंबर 5 फिर से ट्राई अगेन है, नहीं हुआ। अब मैंने 4 नंबर गेस किए, पता तो चलना चाहिए नंबर कौन सा था यार, राइट ना। तो मैंने क्या किया, मैंने वाइल के बाद लगाया है एल्स। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि यू लूज और द नंबर वाज, नंबर कितना था मेरा, मैं यहाँ पे नम को दिखा दूंगा। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वाइल के साथ एल्स लगा रखा है, लूप के साथ एल्स लगा रखा है। लूप के साथ एल्स कब काम करता है, जब लूप पूरा चल जाता है। अगर लूप कहीं बीच में ब्रेक हुआ तो एल्स नहीं चलेगा। तो एल्स कब चलेगा, जब लूप, अगर लूप पूरा चलेगा तो एल्स भी चलेगा। यानी कि 4 बार पूरा चल गया लूप, यानी कि 4 बार मैं गलत गैस किया तो एक बार भी कभी ब्रेक नहीं हुआ तो एल्स चलेगा, मतलब लूज बताएगा। और अगर एक बार भी ब्रेक हो गया तो मतलब लूप पूरा नहीं चला, और लूप पूरा चला तो एल्स भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं विन हुआ, राइट। इसको रन कराते हैं यहाँ से, और आगे आपके पास में नंबर गैस है। नंबर मैंने बोला शायद 4 हो सकता है, ट्राई अगेन 9 हो सकता है, 9 बोला, यू सेकंड टाइम पे हम लोग राइट हो गया, आ रहा है यू विन यू गेस राइट, मैं जीत गया ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे विन, विन नाम के आप लोग लगाते हैं, रिवॉर्ड नाम का एक बनाता हूं मैं वेरिएबल, और रिवॉर्ड के अंदर बोलता हूँ कि इसे रिवॉर्ड कितने मिलेंगे, 40। जितनी बार आप लोगों ने गलत गैस किया ना उतनी बार रिवॉर्ड, रिवॉर्ड इज असाइन टू रिवॉर्ड -10 होगा। That's it. एक बार में सही गैस कर लिया आपने तो यहाँ बोलेगा यू गेस राइट, और आपको बोल देगा कि रिवॉर्ड कितना मिला आपको, रिवॉर्ड इतना रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है, और जितनी बार मैंने गलत गैस किया हर बार रिवॉर्ड में से क्या 10 घट जाएगा, यानी कि अगली बार गैस किया तो मुझे 30 आंसर आएगा, 30 रिवॉर्ड आएंगे। एक बार और गलत गैस कर लिया तो 20 रिवॉर्ड मिलेगा, एक बार और गलत गैस किया तो 10 मिलेगा, और उसके बाद तो कोई फायदा नहीं, 4 बार चांस मिलेगी, राइट ना। इसको रन कराते हैं फिर से, ये बोल रहा है कि भाई ठीक है एक काम करते हैं, इसको भी मैं रोका और यहाँ द नंबर वाज इतना, और आप यहाँ भी बता सकते हो, ठीक है ना, कि रिवॉर्ड कितना मिला, 0 ही होगा, रिवॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तो आपने रिवॉर्ड दिखा दिया, इसको रन किया, ये आ रहा है देखिए आपके पास, गैस करो नंबर, मैंने बोला 5, 5 अगेन 7, 6, 3, रिवॉर्ड 10, तीसरे नंबर रिवॉर्ड मिला मेरे को 10, जाके मैंने 30 चौथे नंबर पे जाके मैंने सही गैस किया, 10 रिवॉर्ड आया मेरे को, है ना, यू विन यू गेस राइट, 10 रिवॉर्ड आया मेरे को। दोबारा रन करा सकते हैं और देखते हैं, दिस इज 5, 40 रिवॉर्ड। ठीक है, इस तरह हम लोग नंबर गेसिंग गेम करने काम मिलेगा आपके पास, 9, 8, 7, 6 था। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो समझ में आ गया ना, 10, 9, 8, 7, चौथी बार में हो ही जाता है, फेल को होऊंगा मैं, 10, 9, 8, 7, 6, हाँ देखिए, है ना, यू लूज द नंबर वॉज 2, मैंने किया आउट आपके पास 10, 9, 8, 7, और नंबर कितना था, 2 था, रिवॉर्ड आया 0, फेल हो गया। ठीक है ना, तो ये आपके पास नंबर गेसिंग गेम काम करने लगा। तो आपके पास जो बैकएंड, जो आपके पास जो गेम्स आप लोग बनाते हैं उसमें कुछ इस तरीके से कोड प्रोग्राम करते हैं, चीजें वही है जो हमने सीखी है अभी, वही प्रिंट स्टेटमेंट है, वही लूपिंग स्टेटमेंट है, और वही चीजें है ना, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा
बदल गया। ऐसे आप लोग काम करें। इस गेम को आप लोग यहाँ के अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ भी प्ले कर सकते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? पाइथन स्पेस day11.5 यही फाइल का नाम है ना। आप लोग यहाँ प्ले कर सकते हैं। आ रहा है कैसे नंबर? तो नंबर मान लीजिए 4 पाइथन स्पेस day11.4 ठीक है 10 9 8 7 द नंबर वाज 2 आई नो ठीक है। तो ऐसे आ रहा है। पहली बार मैं जीत गया, रिवॉर्ड 40 मिला था। अभी चारों बार गलती गैस किया, रिवॉर्ड आया ठीक है। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं ठीक है। नंबर वाज 7 ठीक है ना। ऐसे आप लोग नंबर गेसिंग गेम बना सकते हैं। ये तरीका होगा। ऑनलाइन बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? तो इससे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखिए जो आप लोगों ने स्टेटमेंट यूज किया है ना, उस स्टेटमेंट का सही तरीके से यूज करना, उसको सही उसमें सही ऑर्डर में लगाना अच्छे आउटकम दिखा सकता है ठीक है। तो हमने गेम बनाया, गेम के अंदर कुछ ग्राफिक नहीं है, उसके लिए हमने अभी कुछ सीखा नहीं है। लेकिन तो नहीं सीखा हम लोगों ने, कोई यूआई लाइब्रेरी नहीं सीखी हम लोगों ने, तो अभी ग्राफिक नहीं कंसोल पे चल रहा है, बट ठीक है फाइन, वो काम कर पा रहे हैं राइट ना। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ऑनलाइन समझ में आया ये? ठीक है ना। तो ये एक आप लोगों ने एक नंबर गेसिंग गेम बना लिया ठीक है। हम एक काम करते हैं, थोड़ा से और कुछ कॉम्प्लेक्स चीज बना के देखते हैं। दिस इज द नंबर, दिस व्हाट द नंबर गेम है ना। हम लोग यहाँ से एक जो है वो टिक टैक टॉय गेम बना के लिखते हैं ठीक है। हम लोग टिक टैक टॉय गेम बना के देखते हैं ठीक है। उसके लिए लिखते हैं कोड कैसे लिखा जाएगा। टिक टैक टॉय गेम आपके पास जो होता है वो क्या होता है, ये वाला जो गेम आप लोग प्ले करते हैं ठीक है ना, कि x0 ऐसे करके, और इस गेम को आप लोग खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को इसके रूल्स पता होंगे, बताने की जरूरत नहीं है राइट ना। ऑनलाइन ठीक है ना, सभी को इस गेम के रूल पता होंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। टिक टैक गेम के अंदर सबसे पहले वो लेआउट चाहिए जहाँ पे 120 आएंगे। तो अभी हमारे पास कुछ है, हमने क्या किया, प्रिंट लगाया और मैंने यहाँ बोला कि ठीक है एक काम करो, एक जगह 1 लिख दो ठीक है। उसके बाद एक पाइपलाइन ऑपरेटर लगा के यहाँ 2 लिख दो, एक पाइप ऑपरेटर लगा के यहाँ पे 3 लिख दो। तो पोजीशन दिखाने के लिए कि यूजर कौन से सिलेक्ट करे, ग्राफिक तो है नहीं, क्यों क्लिक कर दे नंबर देना पड़ेगा, तो 1 2 3 लिख दिया मैंने। और ऐसे 1 2 3 के बाद अलावा जो है आपके पास और भी चीज लिख सकते हैं कि 4 लिख दिया आप लोगों ने ठीक है, 5 लिख दिया आप लोगों ने यहाँ पे ठीक है। तो फिर यहाँ पे 6 हो गया, और 7 हो गया, 8 हो गया, और 9 हो गया। ये आपके पास है, तो उसको रन करा के देखते हैं कैसा आएगा। मैं रन कराने के लिए यूज करता हूँ ठीक है। तो ये आ रहा है ऐसा ठीक। इस तरह के लेआउट बन रहा है। थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ प्रिंट लगाया और उसके अंदर लिख दिया /n/t। /n मतलब न्यू लाइन, टाइप मतलब टैब के यहाँ लिखते हैं कि टिक टैक टॉय, ऐसा लिख दिया मैंने ठीक है। और यहाँ भी बोल देते हैं कि एक न्यू लाइन में ले जाना है इसको ठीक है। और थोड़ा सा एक टैब दे देना, टैब से क्या होगा, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ एक टैब दे देते हैं, यहाँ थोड़ा एक टैब दे देते हैं, थोड़ा सा इसको रन करा के देखते हैं अभी कैसा लग रहा है आपके पास। ये रन कराते हैं, देखिए ऐसा आ रहा है बीच में ठीक है। तो 1 2 3 4 आ रहा है। अगर बीच में एक एक लाइन और यहाँ से ड्रॉप कर दे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा राइट ना। तो यहाँ मैं यहाँ से बोलता हूँ कि प्रिंट, यहाँ प्रिंट कर दो, और यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट ही, और यहाँ से आप लोग एक इस तरह लाइन ड्रॉ कर दो ठीक है। एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन को सेम नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने हाइफन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया हम लोगों ने, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। इसको रन कराते हैं जाके फिर से, ये देखिए ऐसा बनेगा आपको, थोड़ा इजी लग रहा है समझ में राइट ना। पोजीशन मेरे को क्लियर दिखाई दे रही है। एक छोटा सा डैशबोर्ड हम लोगों ने बना लिया, और इसके अंदर क्या किया, 5 6 आप लोगों ने प्रिंट लगाए हैं। तो ऑनलाइन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा एवरीवन राइट ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे यूजर से चॉइस चाहिए ना, यूजर एंट्री करेगा कौन सा वाला, तो यूजर चॉइस मैंने बना दिया, चॉइस इंट लगा दिया, इनपुट लगा दिया, और इसे बोल दिया कि देखिए ऐसा है, प्लेयर प्लेयर एक्स की बारी है, तो प्लेयर एक्स टर्न। तो प्लेयर अपनी पोजीशन को चेक करेगा, सिलेक्ट करेगा यहाँ पे, प्लेयर एक्स टर्न मैंने ऐसा लिख दिया ठीक है। तो ठीक है बस ठीक, मैंने ऐसे लिख दिया, इसको रन कराया मैंने यहाँ पे, ऐसा रहा प्लेयर एक्स टर्न। तो एक्स बता देगा मेरे को 5वीं पोजीशन है क्या राइट ना। टैब ना लिखे, यहाँ से 1 2 स्पेस देना, मतलब तो बी वेरी गुड ठीक है। तो एक्स की बारी, एक्स बता देगा 4 नंबर है मेरा, वो मतलब एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि कौन सा वाला पोजीशन है आपका। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं, प्ले मेरा 2 पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, सेकंड राइट, एंटर ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने एक्स ने 2 सिलेक्ट किया तो उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। एंड थोड़ी तो होना चाहिए, चलते रहना चाहिए ना, प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। तो ये वो पीस ऑफ कोड है जो बार बार रन होता रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया इसके अंदर, यहाँ पर इसको यहाँ पर मैंने क्या किया, वाइल के अंदर लिख दिया, और वाइल के अंदर लूप क्या लगा दिया, ट्रू। एक इनफाइनाइट लूप बनाया और सबको इस लूप के अंदर लिख लिया ऐसा
ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर मैं इसको अभी रन कराऊं तो ऐसा आ रहा है, मैंने बोला 5 एंटर किया तो दोबारा चला लूं, दोबारा डिस्प्ले आ गया ना, मैं नई वैल्यू एंटर करूंगा। मैंने बोला 9, मैंने बोला 7, मैंने बोला 5 1 2 कुछ भी बोल रहा हूं मैं, तो अब देखिए हर बार कौन एंटर कर रहा है वैल्यू, एक्स। एंटर किया, एक्स ने एंटर किया तब भी एक्स को मांग रहा है। अभी एक्स थोड़ी आना चाहिए हर बार, एक्स के बाद किसका बार आना चाहिए, ओ का भी आना चाहिए ना, ओ या जीरो जो भी आप बनाते हो, ओ का या जीरो का आ रहा है वो वैल्यू, जीरो का वैल्यू आना चाहिए। मैंने कंट्रोल सी से इसको कैंसिल किया, इनफाइनाइट लूप था, और मैंने कहा कि यहाँ मैं एक प्लेयर नाम के वेरिएबल बना लेता हूँ, उसकी वैल्यू रख लेता हूँ कितना, एक्स। ठीक है। और यहाँ कहता हूँ एक्स को मत प्रिंट करो, यहाँ पे प्लेयर को प्रिंट कर देना, बट इस वेरिएबल की वैल्यू, तो वेरिएबल को बंद कर लेंगे मेट ब्रैकेट में, और इसकी वैल्यू प्रिंट करें तो शुरू में लिख लेंगे एफ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है। तो एफ लिखने से शुरू में इसके अंदर क्या है, ये वेरिएबल माना जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो रन कराने पर यहाँ पर ठीक है आपके पास, चलो यहाँ से नहीं करते इसको, इसको यहीं पे रन करते हैं, थोड़ा नीट एंड क्लियर आपको दिखा देगा। देखिए एक्स आ रहा है बीच में लिखा हुआ, ठीक है ना। वेल हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए यदि जो आपका प्लेयर है वेरिएबल, उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स होती है, तो उस प्लेयर की वैल्यू क्या कर देना आप लोग, जीरो कर देना। अगर प्लेयर की वैल्यू कितनी होती है, एक्स होती है, तो क्या कर देना, जीरो। प्लेयर की वैल्यू है कितनी है, एक्स है, तो जब प्लेयर की वैल्यू एक्स होती है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब अगली बार लूप चलेगा तो क्या बोलेगा, प्लेयर की क्या, प्लेयर की वैल्यू एक्स है, तो अब तो नहीं है ना, अब कितनी है, जीरो। तो ये कहाँ चला जाएगा आपके पास, एल्स में। और जो आपके पास प्लेयर वेरिएबल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब, मतलब एक्स है तो जीरो हो जाएगी, और जीरो है तो एक्स हो जाएगी। इसको रन करा के देखा, प्लेयर एक्स की वैल्यू मैंने सिलेक्ट किया 5 और एंटर किया, तो देखिए प्लेयर ओ की बारी, ओ ने बोला 4, अभी क्या हुआ, एक्स की बारी, उसने सिलेक्ट किया 8, अभी ओ की बारी, इसने सिलेक्ट किया 9, अभी एक्स की बारी। ऐसे आ रहा है, चलने लगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ जो अपने 1 2 3 प्रिंट कराया ना, इसको ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट प्रिंट करते हैं, और लिस्ट के अंदर वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने कहा 1 को मत प्रिंट कराओ, यहाँ पे लिस्ट की इंडेक्स नंबर 0 को प्रिंट करा लो। अब उसे मिड ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो। अभी तो देखो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये ऐसे आ रहा है आपके पास लिखा हुआ। लेकिन अगर आपने शुरू में क्या लिख लिया, एफ लिख लिया, तो ये इसको वेरिएबल माना जाएगा, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है आपके पास की, 1 दिखाई देगा आपको, है ना। जनरल उसी से कैंसिल, दोबारा देखिए आ रहा है ना 1, राइट। तो मैं 1 2 3 खुद से ना लिख के इस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा, जैसे यहाँ प्रिंट किया ना ये, तो 2 की जगह पे मैंने इसी को प्रिंट कर दिया, 3 की जगह पे इसको प्रिंट कर दिया, तो अभी सब जगह 1 1 माना जाएगा। इंडेक्स नंबर 0 है तो आपके पास हर जगह आपके पास 1 1 1 दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं हो चाहिए इंडेक्स नंबर 0, 0 के बाद इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, तो ऐसे आपको यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 दिखाई दे जाएगा, आ रहा है ना, राइट। ऐसे नीचे वाले में यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3, यहाँ इंडेक्स नंबर 4, ठीक है, यहाँ इंडेक्स नंबर 5, दिस वे इंडेक्स नंबर 6, इंडेक्स नंबर 7, इंडेक्स नंबर 8। 0 से शुरू होता है इंडेक्स, ये आप लोगों ने सीख ही लिया था, राइट ना, एफ और 0 1 2 हो गया, उसके बाद 3 4 एंड 5। नीचे वाले में आपके पास 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया। अच्छा इसको रन कराएंगे अभी हम लोग, तो रन कराने पे फिर आपको जो है वो वैसे ही आ रहा ना 1 2 3 4, करेक्ट है। अच्छा अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे रन कराया, और रन कराने के बाद यूजर एक्स है, एक्स चाहता है 5वीं पोजीशन लेना, तो ये किस पोजीशन की बात कर रहा है, इस पोजीशन की बात कर रहा है ना, राइट। लेकिन ये पोजीशन है कहाँ लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर ये है आपके पास इंडेक्स नंबर 4 पे, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लेयर 5 नहीं, ये करना चाहता है 7, तो 7 मतलब इस इंडेक्स की बात कर रहा है ना ये। लेकिन ये वैल्यू आपके पास लिस्ट में कौन से इंडेक्स पर है, 6 पर। हमेशा एक कम चलेगा ना, एक कम पर होगा, जो भी यूजर बोलेगा। 9 बोला तो मतलब इंडेक्स नंबर 8 पे होगा, 1 बोला तो इंडेक्स नंबर 0 पे होगा, 2 बोला तो इंडेक्स नंबर 1 पे होगा, हमेशा एक कम पे होगा। मैंने बोला कि देखिए जैसे प्लेयर यहाँ पे कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर ले, चॉइस दे दे, तो आप क्या करें, उस लिस्ट के अंदर, उस लिस्ट की उस इंडेक्स पर, ये तो सेम इंडेक्स नहीं, एक कम है ना, अगर 5 बोला तो 4 होना चाहिए ना, तो एक कम कर लेना, ठीक है ना। तो उस वैल्यू पर क्या कर देना, प्लेयर की वैल्यू पहुंचा देना, यानी कि अगर मान लीजिए यूजर ने कहा यहाँ 5, तो 5 माइनस 1 4, और इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है, 5 है, तो उस 5 की जगह पे क्या वैल्यू चली जाएगी, प्लेयर की वैल्यू। प्लेयर में एक्स होगा तो एक्स चला जाएगा, और जीरो होगा तो जीरो चला जाएगा। इस लाइन का इफेक्ट है कि आपका जो वर्क है वो वे में वर्किंग मान लगेगा। एक्स ने 5 बोला, एंटर के तो देखिए 5 में अब क्या है, एक्स आने लगा, है ना, वो फिक्स हो गया। अभी किसकी बारी है, जीरो की, जीरो ने बोला आपके पास 9, तो देखिए वहां जीरो आने लगा, ठीक है। एक्स ने बोला 1, तो अभी क्या है, एक्स ने यहाँ पे प्लेस हो गया, है ना, होल्ड करने लगे हम लोग, प्लेस आपके पास सिलेक्ट होने लगे। अभी जीरो ने बोला ठीक है हम लोग ले लेते हैं 3, आपके पास 0 3 ले लिया, आपके पास ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो और एक्स ने बोला मान लीजिए 7, 7 बोला एक्स ने, है ना,
और अब 0 की बारी, और अगर 0 6 बोलता है तब क्या होगा? 0 1, है ना? एंटर किया तो 0 का आपके पास ये वैल्यू बन गई आपके पास, ठीक है ना? 0 विन, लेकिन विन नहीं हुआ, रुका नहीं आपके पास, यानी कि अभी पोजीशन सेलेक्ट होने चाहिए, लेकिन जब विन हो जाए तो विनिंग स्टेज के बाद ये रुक जाना चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए ना, विनिंग स्टेज पे रुक जाना चाहिए। विनिंग स्टेज आपकी कहाँ कहाँ पर है आपके पास, इसमें हेल्प करो आप लोग। देखिए यूजर कहाँ विन होगा, अगर इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू बराबर होती है तो कोई प्लेयर जीत जाएगा ना। ऐसे ही इंडेक्स नंबर 3 4 5 बराबर हुआ तो विन, इंडेक्स नंबर 6 7 8 बराबर हो तो विन। 0 3 6 1 1 4 7 इक्वल है 1 2 5 8 इक्वल है 1, विन हो गया। 0 4 8 1 2 4 6 1, यही पोजीशन है, राइट? इन पोजीशंस को यहाँ लिख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मैंने सोचा कि विंस नाम से मैंने एक बनाया लिस्ट। उस लिस्ट में बनाई छोटी छोटी टपल्स। टपल मतलब इम्यूटेबल, वो बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि बदलने नहीं, पोजीशन जो कह दी एक बार फिक्स है। पर इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 अगर वैल्यू बराबर होती है तो जीत जाएगा, राइट ना? बस इतनी वैल्यू देनी है, और एक दूसरा वाला एक नया टपल, ठीक है? नया टपल में फिर वैल्यू, अब 0 1 2 बराबर होगी तो इसके अलावा 3 4 5 बराबर तो विन हो जाएगा, राइट ना? इसके अलावा 6 7 8 पे विनिंग स्टेज हो जाएगा। इसके अलावा 0 3 और 6 विनिंग स्टेज होंगे। इसके अलावा क्या होगा, 1 4 और 7 विनिंग। इसके अलावा 2 5 और 8 विनिंग स्टेज हो जाएगा। इसके अलावा डायगोनल 0 4 और 8, 0 4 8, और इसके अलावा 2 4 6, ये विनिंग, 8 विनिंग स्टेज बनेंगी आपके पास, है ना? तो एवरी टाइम जैसे ही प्लेयर की वैल्यू लिस्ट में चेंज हुई, यानी कि एक्स से 0 हो गई, तो एवरी टाइम आई नीड टू चेक को जीत तो नहीं गया। एक पोजीशन के बाद, एक ही एंट्री के बाद जीत सकता है कोई, तो मुझे तुरंत चेक करना पड़ेगा जीता तो नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी इन विंस। देखिए विंस से एक एक वैल्यू कहाँ जाएगी, एबीसी में जाएगी, है ना? तो विंस में पहली वाली वैल्यू क्या है, एक टपल है। उस टपल में कितनी वैल्यू है, 3 है। क्या क्या है, 0 1 2, तो वो 0 जाएगा ए में, बी में जाएगा 1 और सी में आएगा 2। जब दोबारा लूप चलेगा तो विन से अगली वैल्यू जाएगी। अगला वैल्यू क्या है, एक टपल है, उस टपल में कितनी वैल्यू है, 3 3 4 5। 3 जाएगा ए में, बी में जाएगा 4 और सी में आ जाएगा 5। मुझे यहाँ चेक करना, जरा ये चेक करो कहीं लिस्ट के इंडेक्स नंबर ए बराबर तो नहीं लिस्ट के इंडेक्स नंबर बी के, और क्या कहीं वो बी वाली जो वैल्यू है वो बराबर तो नहीं लिस्ट के इंडेक्स नंबर सी के, यानी कि तीनों बराबर तो नहीं है। ये तीनों बराबर है तो क्या कर लो भाई, यहाँ से ब्रेक कर लो, रुक जाओ बस यहीं पे, है ना? और रुकने से पहले यहाँ ये भी बोल देना कि यहाँ पे जो प्लेयर है आपके पास कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना? वो क्या हुआ, जीत गया, ठीक है ना? वो जीत गया, एफ लगा देना यहाँ पे, वो का आपके पास वो जीत गया, राइट ना? ऐसा भी बोल देना, राइट? अच्छा, ये ब्रेक कहाँ लगा हुआ है, लूप के अंदर लगा हुआ है, और ब्रेक क्या करता है, करंट लूप से एग्जिट कर लेता है। तो ये ब्रेक तो इस लूप में लगा हुआ है ना, तो इससे एग्जिट करेगा, इससे थोड़ी कर लेगा। ये स्टिल चलता रहेगा अभी। चलो चलने दो, पहले विन स्टेज को चेक कर लेते हैं, क्या ये विनिंग स्टेज हो रहा है कि नहीं। ये बात समझ में आ गई नहीं? इसको रन करा लेते हैं, विन स्टेज चेक कर लेते हैं। रन, मैंने बोला 1 5 7, ठीक है 4, एंड इसने लिया 3। अभी यहाँ पे ओ जो है वो 6 प्लेस को लेना चाह रहा है, ठीक है ना? ओ की बारी है, ओ ने कहा 6, जैसे 6 बोला और एंटर किया तो देखिए रहा प्लेयर ओ 1, लेकिन रुका नहीं, एक्स की बारी बोलने लगा है ना? चलो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि क्यों नहीं रुका, क्योंकि ब्रेक करंट लूप से एग्जिट करता है, और करंट लूप तो हमारे पास जो है वो लाइक वो वाला था ना, अंदर फोर लूप वाला है ना। वर्क से 5 लिया हमने तो x हो गया, 6 लिया तो o हो गया, राइट ना? और 9 लिया तो ठीक है, ये x आ गया आपके पास। अभी o ने 3 ले लिया, अब x की बारी, x ने बोला 1, विन हो जाएगा। जैसे एंटर किया तो लिखा रहा प्लेयर x विन हो गया आपके पास, यही पोजीशन देखिए ना। लेकिन प्लेयर o की बारी बोल रहा है, यहाँ नहीं होना चाहिए, तो आपने क्या बोला, यहाँ ब्रेक मत करो, ब्रेक करने से कोई फायदा है नहीं आपके पास, राइट? एक वेरिएबल बना लो, वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, फ्लैग, मतलब वैल्यू फ्लैग वेरिएबल, उसकी वैल्यू कितनी है, 0। फ्लैग वेरिएबल उसकी वैल्यू 0 है। यहाँ बोलो आप लोग के डैशबोर्ड प्रिंट करो, यूजर से वैल्यू बाद में मांगना, उससे पहले ये चेक कर लो कि आपके फ्लैग की वैल्यू कहीं 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 है तो यहाँ से क्या कर लेना, ब्रेक कर लेना। पर कभी ब्रेक हो जाएगा नहीं, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू कितनी है, 0। कभी 1 तो होगी नहीं आपके पास, 0 की 0 रहेगी आपके पास। लेकिन अगर कोई भी प्लेयर एक बार भी जीत गया ना, तो फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, यानी कि अब जब लूप दोबारा चलेगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई है, 1। क्यों हो गई, क्योंकि कोई जीत गया। अच्छा ठीक है, तो फ्लैग सिस्टम ने बना लिया, इसको दोबारा से रन कराया आप लोगों ने, कंट्रोल से कैंसिल किया, मैं रन किया मैंने। बोलते देखिए 2 5 7, ठीक है। अब यहाँ पे 6 बोल दिया उन्हें, मान लीजिए, और x ने बोला 3, लेट्स से, ठीक है।
अब ओ ने जो है मान लीजिए 9 ले लिया और x से भी 1 लेना चाह रहा, तो अगर x ने 1 लिया तो जीत जाएगा ना। तो मैंने 1 लिखा, एंटर किया, तो प्लेयर एक्स विन, और यहाँ पे मेरा लूप रुक गया। अब फाइनल आउटपुट दिखा दिया, एक्स विन है आपके पास, ये आ रहा है, और ये जीत गया। ठीक है, वर्क काम होने लगा, फिर लूप जो है आपके जो गेम है वो काम करने लगा, राइट। अब इसके जब एक बार आपके पास बन जाए, हमारे पास टारगेट अचीव हो गया है, गेम बनना था, गेम बन गया और ये अच्छे से काम भी करने लगा। अब इसके अंदर बग ढूंढना शुरू करते हैं, कमी। जैसे पहले कभी मैंने स्टार्ट किया, मेरी बारी एक से, मैं ये आपके पास आ गया, ठीक है, और ओ ने क्या सिलेक्ट किया, 1 सिलेक्ट कर लिया। अभी एक्स की बारी है, अगर एक्स 1 सिलेक्ट कर लेता तो जीत जाता ना, राइट। तो क्या दिक्कत है, एक्स की 1 दबा दो, जीत जाएगा अब भी, है ना। चीटिंग कर लेंगे इसके अंदर भी। क्योंकि ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि ओ ने अगर 1 घेर रखा है तो अपन 1 नहीं दबा सकते, एक्स 1 नहीं दबा सकते, वो दबा सकता है, राइट। नहीं, तो चीटिंग पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई एक वेरिया एक वैल्यू सिलेक्ट हो जाए तो वो दोबारा को सिलेक्ट दूसरा नहीं कर पाए उसे, राइट ना। तो देखिए क्या होता है, जब भी आप लोग कोई वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करता है यूजर, तो उस जगह पे वो वैल्यू हट के बन जाती है एक्स या 0 बन जाती है लिस्ट में, है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यूजर से वैल्यू लिया और हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि इफ यदि जो चॉइस है आपने, जो यूजर ने कहा, अगर वो अवेलेबल है लिस्ट के अंदर, अगर लिस्ट में अवेलेबल है ना, तभी ये काम होगा, सब काम होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अब सोचिए, जैसे 1 2 3 4 5 खुला, यूजर ने बोला 5, तो क्या 5 लिस्ट में है, हाँ है। तो आपके पास क्या हुआ, 5 माइनस 1, 4 इंडेक्स पे प्लेयर की वैल्यू चलेगी, यानी कि अभी ये 5 5 नहीं रहा, यहाँ पे बन गया x, राइट ना। 5 यहाँ पे नहीं रहा। अब ओ की बारी आई, ओ ने कहा फिर से 5, क्या 5 लिस्ट में है, नहीं है। 1 2 3 4 x 6 7 8 9 है, 5 नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा। ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा एल से बोल देगा, और एल्स में जाके बोल देंगे हम लोग की देख भाई नो चीटिंग है, ठीक है ना, नो चीटिंग, ऐसा बोल देंगे। इसको रन कराते, देखिए लूप को फिर से हम लोग यहाँ पे चलाया हम लोगों ने, एक्स ने बोला 5, अब योग की बारी, ओ ने बोला अगर मैं बीच में सेंटर में जगह ले लेता पोजीशन तो शायद ज्यादा चांसेस होते मेरे जीतने के। ओ ने भी बोल दिया 5, जैसे एंटर बोला तो ओ को होता है नो चीटिंग, ठीक है। पोजीशन एक्स की थी, एक्स की रही, और अभी 0 की बारी थी, 0 की बारी रही, और 0 फिर से अलाउ है कि आप कुछ और सिलेक्ट करो, 5 इज नॉट पॉसिबल। उसने 1 बोला, ठीक है। अभी एक्स की बारी है, एक्स ने बोला मैं 1 ले लूं तो नो चीटिंग। इवन एक्स अपनी खुद की वैल्यू 5 भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, उसको कुछ और ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। जैसे उन्हें बोला, एक्स ने बोला 3, इट विल ओके फाइन। अभी उन्हें बोला 4, डन चलेगा आपके पास। एक्स ने बोला 7, और यहाँ पे क्या हुआ, x1 हो गया, राइट ना। तो वो चीज जो है वो बग दूर हो गया। अभी अभी एक वैल्यू को दोबारा कोई दूसरा पर्सन रिपीट नहीं कर सकता, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। ऐसे आप लोग बग ढूंढ सकते हैं, इसमें बग फिक्स कर सकते हैं। एक और बग देखते हैं। एक और बग ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज है और कोई फायदा नहीं इसका, ठीक है। मान लीजिए यहाँ x जो है वो आपके पास जो है वो 6 ले रहा है, हाँ वही बग बता रहा हूँ। अभी x ने 5 लिया और यहाँ पे x जो है वो 6 ले लेता है मान लीजिए, और जो o है वो 8 ले लेता है, ठीक है। और जो x है मान लीजिए वो ले लेगा आपके पास 2, ठीक है। और उसके बाद 3 ले लेगा o, और x ले लेगा 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई नहीं जीत रहा, सारी वैल्यू फिल हो गई। बारी किसकी है, ओके, 0 की बारी। लेकिन जो 0 कहाँ टाइप करेगा अभी, है ना, क्योंकि कोई भी टाइप करेगा तो बोल देंगे आप नो चीटिंग, ठीक है। और गेम यहाँ पे क्या हुआ, स्टक हो गया। अभी एंड हो जाना चाहिए, शुड बी एंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि एक काम करो, यहाँ एक वेरिएबल बना लो काउंट नाम का, और काउंट के लिए कितनी है आपके पास, 0, 0 बना लो। जब भी आपके पास क्या है, ये कंडीशन ट्रू होगी और हम प्लेयर की वैल्यू चेंज करेंगे तो उस टाइम पे काउंट बराबर काउंट प्लस 1 भी करेंगे, काउंट प्लस इक्वल 1, यानी कि अकाउंट में एक एक जुड़ता रहेगा। तो काउंट की वैल्यू जब नौ की नौ वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 9। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे, अगर काउंट की वैल्यू कितनी हो जाए हमारे पास, कभी भी जाके क्या उतनी हो जाए, 9 हो जाए, यानी कि 9 हो चुकी है, इसका मतलब अब तक कोई जीता नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 9 हो चुकी है मतलब मैच ड्रॉ हो चुका है ना। और चाहो तो उससे पहले एक मैसेज दिखा सकते हो कि देखो ऐसा है, मैच हो चुका है, टाई, अरे टाई हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, मैच ड्रॉ टाई, ठीक है। आ गया, इसको रन करा लीजिए आप लोग, अभी देखते हैं एक बार फिर से रिपीट करके, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ओ ने मान लीजिए आपके पास 5 ले लिया, एक्स ने जो है आपके पास वो 6 ले लिया, ओ जो है बोल रहा है 2, ठीक है। और एक्स ने बोल दिया आपके पास 8, अभी ओ बोल देगा आपके पास 3 को, है ना। एक्स को 3 लेना चाहिए था, अब 9 नहीं बचा, वो तो जीत जाएगा, फायदा क्या है,
मैच ड्रॉ भी नहीं कर पाए हम। चलो ठीक है। एक्स ले लेगा 8। अब ओ को जो है वो दे देते हैं 9, ठीक है ना। ओ ने 9 ले लिया और एक्स ले लिया अपना 3, तो मैच यहाँ से टाई हो गया, राइट ना। नहीं तो जीत रहा कोई नहीं। एंटर किया, देखिए आ रहा है मैच ड्रॉ। फाइनल आउटपुट प्रिंट हुआ और मैच हो गया ड्रॉ। मैच कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं इसको, या फिर उसको देखिए। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आया कुछ? ठीक है, कल पढ़ेंगे नया टॉपिक, है ना। और कल जो है वो क्लास लेंगे हम लोग ऑनलाइन, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम पे रहूंगा, ठीक है ना। और मंडे ट्यूसडे की रहेगी छुट्टी। मंडे ट्यूसडे मैं अवेलेबल नहीं, मैं वेडनेसडे से कंटिन्यू करूंगा अपना ऑफिस, ठीक है। ठीक है एवरीवन, कल ऑनलाइन कनेक्ट करना सब लोग, ऑफलाइन विजिट मत करना। नया टॉपिक देखेंगे कोई, देख लेंगे, कल ही देख लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है एवरीवन, थैंक यू, बाय। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।